Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight and today we are going to discuss rigid pavement design के अंदर टेम्परेचर और लोड का इफेक्ट एट एज, कॉर्नर और इंटीरियर रीजन। साथ साथ में हम देखेंगे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस को भी। So before beginning, this is all about me. I am here to guide you for competitive exam. And before beginning the lecture, I request you, if you have not subscribed it yet, subscribe the channel, share it with your friends, and if you have any query, mention it in the comment section below. और यहाँ पे मैं 25 years of GATE, ESE और क्वेश्चंस में से सारे टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में नहीं बताता हूँ, जिनमें ट्रिक है, कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई कंसेप्ट है, वही कराता हूँ। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो मित्रों, आते हैं हम क्रिटिकल लोकेशंस पर, जिसकी वजह से व्हील लोड और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा ये देखने के लिए। तो मित्रों, व्हील लोड का मतलब आपको बुक्स में कई जगह पे इसको लोड स्ट्रेस की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो समझ जाना एक्सटर्नल व्हील लोड, व्हीकल लोड, उसी की बात हो रही है। तो सबसे पहले उठाते हैं व्हील लोड को, यानी कि लोड स्ट्रेस को देखते हैं। तो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन को देखते हुए हमें पता चल जाएगा फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूला गिवन है, ये सिग्मा आई, सिग्मा ई, सिग्मा सी। सिग्मा आई, सिग्मा ई, सिग्मा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेस को इंटीरियर रीजन में, एज रीजन में और कॉर्नर रीजन में। एल क्या है? देखो ये एल, एल और ये एल। एल है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, बी है रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, ए है रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पी इज द लोड। ये जो ए है और ये बी है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये बी क्या होता है कि व्हील लोड जो है हम उसको पॉइंट लोड मानेंगे, और इस पॉइंट लोड को रेजिस्ट कितना बड़ा पोर्शन करेगा स्लैब के अंदर, तो उसको रेडियली पी से रिप्रेजेंट करा जाता है। उसका फॉर्मूला ये है, इसको यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, पीयूष भाई ठीक है, हमने इंटीरियर निकाल लिया, एज निकाल लिया और कॉर्नर भी निकाल लिया, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है अंडर व्हील लोड? तो मैं आपको एक तो यहाँ बता देता हूँ, और ऐसा क्यों है इन जनरल वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्लियरली लिख लेना यहाँ पे कि जो एज है ये रीजन बड़ा है कॉर्नर के स्ट्रेस से, और कॉर्नर वाला स्ट्रेस इंटीरियर के स्ट्रेस से बड़ा है। यानी कि अगर ये एक स्लैब है, इसके ऊपर से व्हील का लोड गुजर रहा है, तो सबसे क्रिटिकल पोर्शन कौन सा हुआ? कॉर्नर। उसके बाद है एज और फिर एंड में है इंटीरियर। बी वेरी क्लियर विद इट। ओके, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आप जनरली फाइंड आउट करोगे कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जो एल की वैल्यू होती है ना, ये 50 से 70, कई केसेस में 100 तक भी पहुंच जाता है सेंटीमीटर्स के अंदर, तो इतना देखने को मिल रहा है। बी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी, और ये रेशियो हो गया लगभग 4.5 के आसपास तक का। तो इनको जब इस इक्वेशन में डालोगे ना, ध्यान से देखो, L बाई बी 4 टू द लॉग बी इज 10, ये वाली वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है भाई, सिर्फ ये है, एक तो ये डिफरेंस है और इसके मल्टीप्लायर का डिफरेंस है। देखो इंटीरियर लोडिंग में एक छोटा मल्टीप्लायर है, एज वाले लोडिंग में एक बड़ा मल्टीप्लायर है। तो होता क्या है, सिग्मा एज हमेशा जो हमारा प्रैक्टिकल डेटा है उसके थ्रू एज ज़्यादा निकल के आता है, फिर कॉर्नर का निकल के आ जाता है भाई, और फिर आता है इंटीरियर का निकल के। इसको अब न्यूमेरिकली भी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा यहाँ न्यूमेरिकल भी रख रखा है। अभी न्यूमेरिकल कह रहा है स्ट्रेस निकालना है डिफरेंट लोकेशंस पे ड्यू टू व्हील। तो वो क्या है, पी को 5100 kg दिया हुआ है, ई गिवन है कंक्रीट का, थिकनेस गिवन है स्लैब की, कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो गिवन है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, ए की वैल्यू भी है, रख दिया। ये क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला है, इसमें रखा वैल्यू निकल गई 70.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बाई बी का रेशियो लिया, वो आ गया, और बी जो मैंने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, उसको निकाला 14 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यूज निकल आई हैं, इनको रख दो। तो इंटीरियर के फॉर्मूले में रखोगे लॉग 4 log टू द बेस 10, सॉल्व करोगे 19.3, एज को सॉल्व करोगे 28.54, और कॉर्नर को सॉल्व करोगे सिमिलरली वैल्यूज डाल के फॉर्मूले के अंदर 24.27। तो आपका काम क्या है? आपका काम तो देखो ऐसे है कि आप इनको याद कर सको तो बहुत बढ़िया है। देखो बहुत ही कम चांस होता है, इवन ESE के सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाओगे उसके अंदर भी इससे रिलेटेड 25 ऐसे क्वेश्चन करोगे, हार्डली 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी पुराने टाइम के। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि याद कर लो, बिल्कुल कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है।
बट इतना समझ जाओ कि व्हील लोड के अंदर सबसे क्रिटिकल पॉइंट है एज, फिर है कॉर्नर, फिर है इंटीरियर, इसलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया हुआ है। और आपको बताने के लिए देखो ऐसा ही है, ये मैंने न्यूमेरिकल भी यहाँ पे लिया हुआ है। किस वजह से है ये? ड्यू टू व्हील लोड, यानी कि लोड स्ट्रेस, यानी कि एक्सटर्नल लोड, इसकी वजह से ये सब काम हो रहा है। ठीक है भाई, अभी आपने बता दिया पीयूष एक्सटर्नल लोड की वजह से। अब टेम्परेचर का इफेक्ट भी तो कुछ ना कुछ होगा कॉर्नर्स पे, एज पे और इंटीरियर रीजन में। तो इसके लिए ये ब्रैडबरी इक्वेशंस को यूज किया जाता है, जिसने टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें निकाल के दी। ऑब्वियसली मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसे याद आप नहीं कर सकते हो, कोड के बिना काम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ग्राफ चाहिए, उसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं सिंपली आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन है, ये आई का मतलब इंटीरियर रीजन है, ई का मतलब एज रीजन है और सी का मतलब कॉर्नर रीजन है, और टी इसलिए लगा दिया कि टेम्परेचर, यानी कि स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर एट इंटीरियर रीजन, स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर एट एजेस, स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर एट कॉर्नर। तो ले दे के बात यह है कि कई बार इसको आपको टेम्परेचर की वजह वो वार्पिंग के नाम से भी मिलेगा, कि व्हील लोड हो गया यानी कि लोड स्ट्रेस और साथ में वार्पिंग स्ट्रेस, समझ गए? तो वार्पिंग स्ट्रेस एट इंटीरियर एज एंड कॉर्नर्स, ये हो गया। तो ये फॉर्मूले हैं। इसमें Cx और Cy आपको कुछ अलग दिख रहा है, वो बता देता हूँ क्या है। Cx Cy एक कोफिशिएंट है जिसको हम चार्ट से निकालते हैं ये रेशियो यूज करके, Lx/L, Ly/L। L क्या है? वही रिलेटिव स्टिफनेस पॉइंट है, और ये चार्ट देखो ऐसा होता है। तो ये Lx/Ly, Ly/L गिवन है, कुछ भी निकल के आएगा तो आप यहाँ पहुँचोगे, फिर इसके थ्रू ये निकालोगे, हाँ ये Cx की वैल्यू है, ये Cy की वैल्यू है। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं बोल रहा था मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा। क्या है E? वही है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, T। आप इसे पॉज करके देख सकते हो, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट इसमें नहीं करूँगा। इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन कि आफ्टर ऑल टेम्परेचर यानी कि वार्पिंग के इफेक्ट से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ निकल के आएगा? तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस निकल के आएगा इंटीरियर रीजन में, और उसके बाद निकल के आएगा एज रीजन में, ये देखो, और फिर निकल के आएगा कॉर्नर रीजन में। यानी कि इंटीरियर रीजन टेम्परेचर स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होगा। आप कहोगे ओके, पर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या कारण हो सकता है कि व्हील लोड में तो वो दिख गया, ठीक है वहां, पर हमारे ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस में ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, एक ही इंडिविजुअल स्लैब ले लो। अब जब टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, यानी कि एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट या वार्पिंग हो रही है डेली वेरिएशन की वजह से, तो इसके अंदर स्लैब जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और एक्सपैंड करने के लिए कॉर्नर्स और एजेस पे रिलेटिवली फ्री है एज कम्पेयर टू इंटीरियर रीजन। तो इंटीरियर रीजन तो है ना बेचारा फंसा हुआ है, उसको तो कोई दिखता ही नहीं है, उसको तो हर हाल के अंदर देखना ही पड़ता है कि भाई मेरे को झेलना ही पड़ेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे एक्सपेंशन हो। इससे थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किसको झेलना है? एजेस को, क्योंकि एजेस में भी फ्रिक्शन का अच्छा खासा इफेक्ट है। बट अगर आप वार्पिंग का पॉइंट ऑफ व्यू कॉर्नर्स पे देखें तो क्या होगा? कॉर्नर क्या होंगे? स्पेशली जो ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें कि स्लैब ऊपर की तरफ बेंड कर जाती है, नीचे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर कम है, यानी कि विंटर वाला पॉइंट, तो वहाँ पे कॉर्नर तो फ्री हो गया, इसके ऊपर फ्रिक्शन का भी इफेक्ट नहीं है, ये तो मस्त होकर बेंड कर जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको मैं किस टाइप की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ऐसे वाले की। समझ रहे हो? यहाँ पे ये देखो, एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इसके ऊपर तो फ्रिक्शन भी नहीं लगना है, ढंग से फ्रिक्शन भी नहीं लग पाएगा, तो कॉर्नर एकदम फ्री होके घूम जाएगा। तो इसका मतलब जब फ्री हो गया एक तरीके से कॉर्नर, तो उस पर सबसे कम क्या हुआ? टेम्परेचर स्ट्रेस होगा, और एज के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वो कम फ्री है, और सबसे खतरनाक बिल्कुल फ्री नहीं है इंटीरियर रीजन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ठीक है यार तूने कंसेप्ट भी बता दिया, समझा दिया पीयूष, ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, अब इसको थोड़ा मतलब न्यूमेरिकली प्रूव कर दिया जाए तो मज़ा आता है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन एंड कंपेयर स्ट्रेसेस एट कॉर्नर एज एन इंटीरियर ड्यू टू वार्पिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर थिक स्लैब, ट्रांसवर्स जॉइंट इतने इंटरवल पे है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, और सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, अपने को तो वैल्यू रखनी है। अभी मैंने आपको कर्व दिखाया तो उसमें Lx और Ly की बात की थी, तो Lx Ly क्या है? ये वाली बड़ी वाली लेंथ को Lx कहते हैं, छोटी वाली लेंथ को Ly कहते हैं। तो यहाँ पे ये 11 मीटर और 3.6 मीटर
गिवन है, निकाल लो। रिलेटिव स्टिफनेस 87.2 सेंटीमीटर के आसपास, फिर एल एक्स बाय एल निकाल लिया, उससे सी एक्स निकाला, एल वाई ओवर एल निकाला, फिर सी वाई निकाला। कैसे? ये 12.61 और 4.13, 12.61 एंड 4.13। तो आ जाओ यहाँ 12 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आ गया, ठीक है। एंड 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, और ये आई बात समझ में? तो लगभग इतना ही यहाँ पे है। वन 1.03 एंड 0.55 ले लिया है टू बी स्पेसिफिक। और जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है वो इतने डिग्री सेंटीग्रेड है पर सेंटीमीटर। और हमारी थिकनेस क्या हुई स्लैब की? स्लैब की थिकनेस यहाँ गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये इनसे बताया टेम्परेचर डिफरेंशियल पर सेंटीमीटर इतना है। अगर स्लैब की थिकनेस देखो आप, ये 25 है, तो पर सेंटीमीटर के हिसाब से निकालेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टॉप और बॉटम के बीच में कितना डिफरेंस आया? 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आया। और इसको फिर फॉर्मूले में डाला, सॉल्व किया, ये आया। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो पॉज करके पूरी कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो। अगेन सारी वैल्यूज़ रखी, सॉल्व किया, ये आया। एंड सिमिलरली एज वाले पोर्शन के लिए ये आ गया। तो अगेन आप इन तीनों की वैल्यूज देखो। इंटीरियर सिग्मा टी आई 25, फिर एज 23.18, और कॉर्नर की देखो 6.36। मैंने आपसे कहा था ना, कॉर्नर का जो पोर्शन है वो ऊपर उठ जाता है एक पर्टिकुलर केस के लिए, और वहां फ्रिक्शन का तक का इफेक्ट नहीं रहता है, एकदम फ्री हो जाता है वो। तो इसी को देखने को मिल रहा है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है एज के कंपैरिजन में। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है? इंटीरियर पे। एज का कहाँ देखने को मिल रहा है? इंटरमीडिएट पोर्शन पे, और फिर कॉर्नर पे सबसे कम। आई बात समझ में? अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ईएससी और गेट के नहीं लिखे हैं, बट इंस्टेड ज़्यादा मेहनत करके बड़े क्वेश्चन कराए हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस लिए आ रहा है। अब आपको याद करना है। और 25 ईयर्स ऑफ गेट और ईएससी और एसएसजेई के क्वेश्चन लगाओगे ना, उसमें आपको पक्का वर्ड्स के अंदर, मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े होते हैं न्यूमेरिकल, वर्ड्स के अंदर मिलेगा कि एक्सटर्नल लोड या लोड के अंदर बताओ सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पोर्शन कौन सा है? इंटीरियर है, एज है, या फिर कॉर्नर है। अब व्हील लोड की बात हुई तो व्हील लोड में क्या हुआ? सबसे खतरनाक या सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एज, उसके बाद कॉर्नर, और उसके बाद इंटीरियर लोकेशन। वहीं जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन सा है? इंटीरियर, फिर एज, फिर कॉर्नर। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो स्लैब के अंदर लोड भी होगा और टेम्परेचर का इफेक्ट भी होगा। तो क्या होगा, किस तरीके से स्लैब रिएक्ट करेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ साइन कन्वेंशन बताना चाहता हूँ। पॉजिटिव मैं टेंशन के लिए लूँगा और कंप्रेशन के लिए मैं नेगेटिव यूज़ करूँगा, ताकि आपको पता रहे कि हम स्ट्रेस जो है इसमें देख रहे हैं। तो समर्स की बात करते हैं। समर्स में मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा तो ये फ्रिक्शन का इफेक्ट जो नीचे आएगा वो कैसा होगा? कंप्रेसिव होगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गया फ्रिक्शन का इफेक्ट, कैसा? कंप्रेसिव। अब बात करते हैं वार्पिंग। वार्पिंग का मैं समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने ये लेक्चर देख रहे हो, पिछला वाला नहीं देखा है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पिछला वाला देखो, बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। तो कंप्रेशन है टॉप पे है, टेंशन बॉटम पे है। क्यों है ये मैंने वहाँ बताया हुआ है। साथ की साथ व्हील लोड, व्हील लोड कैसा होगा? टेंसाइल होगा। इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में किया हुआ है। तो देखो टेंशन ये रहा, टेंशन ये रहा, और फ्रिक्शन का इफेक्ट कंप्रेशन। कॉन्क्रीट वीक किस में होता है? टेंशन में होता है, कंप्रेशन में होता है? सीधी सी बात है, टेंशन में होता है। तो हम टेंशन वाली लोकेशंस को उठाते हैं। व्हील लोड में टेंशन, इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। और वार्पिंग स्ट्रेस पॉजिटिव ले रहा हूँ बॉटम लेयर के अंदर। बॉटम लेयर की बात कर रहा हूँ, वो क्रिटिकल बनने वाली है, दिखाऊंगा कैसे। तो वार्पिंग स्ट्रेस नीचे आया टेंशन में, तो वो प्लस में लिख दिया मैंने। और नीचे और ऊपर जिसका तो पूरा कंप्रेशन है, फ्रिक्शन का इफेक्ट, तो माइनस का फ्रिक्शनल स्ट्रेस। टॉप वाली लेयर में देखो कंप्रेशन का इफेक्ट आएगा तो नेगेटिव लेंगे, किसमें? फ्रिक्शन का, तो नेगेटिव ले लिया।
वार्पिंग कंप्रेशन में तो नेगेटिव। और व्हील लोड तो पूरे थ्रू आउट द सिस्टम कैसा होता है, टेंसाइल, तो पॉजिटिव। पता चला कैसे हम टॉप और बॉटम लेयर में कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस निकालते हैं। व्हील लोड, वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शन स्ट्रेस, तीनों को जोड़ देते हैं। सिमिलरली विंटर्स के टाइम पे फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा, कैसा, टेंसाइल। क्यों? क्योंकि सिकुड़ रही है यहाँ तो स्लैब, और फ्रिक्शन भैया बोलेंगे हट, ऐसे कैसे तुझे मतलब कंप्रेस होने दूंगा, मैं तो तुझे रोकूंगा, तो निकल गया कैसा, टेंसाइल इफेक्ट। वार्पिंग का कैसा होगा, टॉप पे टेंसाइल, बॉटम पे कंप्रेशन, और व्हील लोड का टेंसाइल। आप तीनों को जोड़ेंगे तो टॉप पे आओ, टॉप पे फ्रिक्शन का इफेक्ट टेंसाइल ले लो, वार्पिंग का इफेक्ट टेंसाइल ले लो, व्हील लोड का इफेक्ट टेंसाइल। यानी कि विंटर सीजन के टाइम पे बहुत ही खतरनाक स्ट्रेस कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑन दी टॉप ऑफ स्लैब। तीनों टेंशन में चले गए, और बॉटम पे टेंशन, कंप्रेशन, टेंशन। तो व्हील लोड का टेंशन, वार्पिंग का कंप्रेशन का नेगेटिव, और सबसे क्रिटिकल क्या हुआ, सर्दियों का टाइम बहुत क्रिटिकल हुआ, कौन सी लेयर के लिए, टॉप के लिए, टॉप वाली लेयर के लिए। अभी मैंने आपको बात करी थी एज की, फिर कॉर्नर की, और इंटीरियर रीजन की। अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको, ओके। अब यहाँ देखो, सबसे खतरनाक इंटीरियर तो है, बट सेकंड मोस्ट कौन सा है, एज। अब यहाँ आ जाओ व्हील लोड पे, यहाँ सबसे खतरनाक एज, और इंटीरियर थर्ड मोस्ट हो गया, कॉर्नर हो गया सेकंड। यानी कि दोनों के केस में देखा जाए तो एज एक बार तो बहुत ही क्रिटिकल है, और एक बार सेकंड मोस्ट क्रिटिकल है इंटीरियर के बाद। तो इन दोनों को देखते हुए जब जोड़ोगे ना मैथमेटिकली, आपको हमेशा एज जो है बड़ा क्रिटिकल मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, विंटर सीजन के अंदर जो टॉप लेयर है वो बहुत खतरनाक हो जाती है स्ट्रेसेस के मामले में, यानी कि वो ब्रेक कर सकती है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, किस रीजन में देखने को मिलेगा, एज में, कॉर्नर में, या इंटीरियर में? आपको लिखना है एजेस के अंदर। ड्यू टू लेस टेम्परेचर डिफरेंशियल ड्यूरिंग विंटर्स, अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करो तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारा इंडिया का, उसके अंदर सर्दियां इतनी हार्श नहीं होती। अगर नॉर्थ इंडिया छोड़ दो तो सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श विंटर नहीं होती, तो ज़्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है विंटर्स के अंदर वो देखने को नहीं मिलता है। तो मोस्ट ऑफ पार्ट जो है क्रिटिकल पोर्शन यहाँ पे समर में ही देखने को आपको मिलेगा। ये मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो कॉर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर स्लैब अपवर्ड पॉइंट की तरफ उठ चुकी है तो कॉर्नर में फ्रिक्शन का इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वो उठ चुकी है। तो फ्रिक्शन का इफेक्ट आप नेग्लेक्ट कर देंगे अगर आपको कॉर्नर देखना हो। तो कॉर्नर पे कौन सा रह जाएगा, व्हील लोड और वार्पिंग स्ट्रेस। और मैंने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि मैं क्रिटिकल देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने वो वाली लेयर ले ली जहाँ पे टेंशन है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई अगर कॉर्नर का क्वेश्चन डाल दे तो समझ जाना वहाँ पे फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं लेना है, सिर्फ वार्पिंग और एक्सटर्नल लोड का इफेक्ट लेना है। तो इससे रिलेटेड गेट के और ESE के मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्रिटिकल स्ट्रेसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। देखो, फॉर ए 25 सेंटीमीटर थिक स्लैब एनालाइज द स्लैब फॉर मोस्ट क्रिटिकल लोड लोकेशन। अब इसने दी है व्हील लोड, कॉर्नर और एज का दे दिया। वार्पिंग स्ट्रेस समर में और विंटर का अलग अलग दिया है, कॉर्नर का 9 है, एज का 8 है, या कॉर्नर का 7 है, एज का 6 है। फ्रिक्शन स्ट्रेस है उसका 5 है, और ये 4 है। यहाँ सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये हैं kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था सबसे क्रिटिकल होता है यार विंटर का टाइम, और वो भी टॉप लेयर, ठीक है। और एक समर वाला टाइम ले लो, क्योंकि इंडिया के मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में हो सकता है कि इसने क्या किया है, कुछ यहाँ पे देखो वार्पिंग स्ट्रेस के अंदर इसने कॉर्नर और एज का बहुत पास पास में दिया हुआ है वैल्यूज को, तो हो सकता है प्लस माइनस करते थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। इसलिए मेरा सजेशन रहता है कि समर का और विंटर का दोनों के क्रिटिकल
कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस को लिख के ही सॉल्व किया करो। फॉर एग्जाम्पल हियर व्हील लोड क्या है, एज पे 32, यहाँ एज होगा 8 और फ्रिक्शन का इफेक्ट होगा समर्स के अंदर ना -5 एग्जैक्टली, तो ये आया 35। विंटर्स की बात की जाए तो व्हील लोड है 32, ये गिवन होगा, एज का, विंटर्स का 6 और माइनस का प्लस का 4, 6 प्लस का 4 32 के साथ वी गॉट 42। आप भले से कितने कॉम्बिनेशन लगाते रहो, मैंने आपको बेस्ट वे में करके दिखा दिया है कि भाई आप समर का सबसे क्रिटिकल और विंटर का सबसे क्रिटिकल उठा लो और इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों में से ही आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ निकल के आया 42 ऑप्शन है, बिल्कुल है, आंसर इज बी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, इफ लोड वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, ध्यान रखना लोड लिख दिया है तो वो व्हील लोड ही है, एक्सटर्नल लोड है, वो है 210, वार्पिंग है 290 और फ्रिक्शनल है 10। ठीक है, फाइंड द क्रिटिकल लोड ड्यूरिंग समर मिड डे। अरे बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान कर दिया। समर बोल के हमें पता है क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि भाई वार्पिंग पॉजिटिव यानी कि टेंसाइल इफेक्ट लेना है, लोड का टेंसाइल इफेक्ट लेना है, फ्रिक्शन का लेना है कंप्रेसिव इफेक्ट। तो प्लस का 210, प्लस का 290 और माइनस का 10, सॉल्व किया 490, आंसर हो गया सी। और इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि इसके अंदर नीचे मैंने स्पेशल वर्ड मेंशन कर दिया है कि इसने समर ना लिखा होता है यहाँ पे, जैसे कि स्पेशल वर्ड मैंने कुछ भी, सॉरी ये कहना चाह रहा था, कोई स्पेशल वर्ड मेंशन नहीं किया है, जैसे ऊपर समर लिख दिया। अगर मैं लिखता फाइंड द क्रिटिकल लोड, ठीक है, तो क्रिटिकल लोड क्या होगा, वो हो जाएगा समर का अलग देखोगे और विंटर का अलग। विंटर में क्या हो जाएंगे, ये सब टेंशन में चले जाएंगे, तो देखो सब जोड़ दिए, तो इन केस ऑफ विंटर के हिसाब से कितना हो जाता 510, समर के हिसाब से 490, तो क्रिटिकल क्या होता 510। इसलिए जब तक ना गिवन हो हमेशा यही चेक करा करो कि समर और विंटर का क्या है, और फिर उनमें से जो ज़्यादा हो वो क्रिटिकल माना करो, और अगर वर्ड दे दे तो ठीक है। अच्छा, इसने एक चीज़ और नहीं मेंशन की, ये कॉर्नर है, एज है, तो हमको कुछ नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, अभी मैंने आपको बताया थ्योरी में एज, तो ये सब कुछ किसका गिवन है, एज का, इसलिए मैंने जानबूझ के ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिया था। अब मैं समझाऊंगा आपको, इसके अंदर देखो कॉर्नर भी है और एज भी है। कॉर्नर्स की वैल्यू ऐड करके देखो, जैसे व्हील लोड है 30, तो थोड़ा नीचे करता हूं से कॉर्नर, अभी तक मैंने सीधे डायरेक्ट ऐड एजेस की बात कर दी थी, क्वेश्चन के अंदर चला गया था आगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कॉर्नर मैंने क्यों नहीं ऐड किया। देखो, तो मैं अब कॉर्नर की बात करता हूं। कॉर्नर पे मैं आपको बता चुका हूं फ्रिक्शन का इफेक्ट नहीं लेना है, ये मैं बहुत अच्छे से बोल चुका हूं, फ्रिक्शन को नहीं लेना है, सिर्फ व्हील लोड और वार्पिंग लेनी है। तो देखो, एक समर टाइम लेते हैं और एक विंटर टाइम। तो समर टाइम में कॉर्नर का व्हील का है 30 और ये है +9, और इसका कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन इज 0, तो इट बिकम्स 39। एंड विंटर्स की बात करो तो विंटर्स में अगेन व्हील लोड 30, वार्पिंग का है विंटर के हिसाब से 7 एंड फ्रिक्शन इज 0, इट बिकम्स 37। तो बताओ सबसे क्रिटिकल कौन सा हुआ, 42। So before leaving, again request you subscribe this channel, share it with your friends, और कोई भी क्वेरी हो तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा आंसर करने की कोशिश करता ही हूँ। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।